द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो हमारी स्रोत सामग्री से उभरता है और आजकल काफी चर्चा में भी है। ध्यान यानी मेडिटेशन का हमारे दिमाग पर असर। खास तौर पर हम उन न्यूरोसाइंटिफिक दावों को देख रहे हैं जिनके अनुसार ध्यान दिमाग में बड़े बदलाव ला सकता है। और इस चर्चा का आप कह सकते हैं केंद्रीय सवाल ये है, क्या जो सबूत पेश किए गए हैं जैसे कि दिमाग की थीटा और गामा तरंगों में बदलाव या फिर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जिसे हम दिमाग का लॉजिक वाला हिस्सा कह सकते हैं, उसका कथित विकास और कुछ बेहद कामयाब लोगों के अनुभव, क्या ये सबूत वाकई ध्यान की उस गहरी शक्ति का ठोस प्रमाण देते हैं? मतलब वो दावा कि वो दिमाग को मौलिक रूप से बदल सकती है और कई समस्याओं का हल कर सकती है, या फिर कहीं इन नतीजों की व्याख्या कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं की जा रही? हाँ बिल्कुल, मेरा मानना है कि जो न्यूरोसाइंटिफिक प्रमाण सामने रखे गए हैं वे ध्यान की परिवर्तनकारी क्षमता के लिए काफी मजबूत आधार देते हैं। मैं इस पक्ष में अपने विचार रखूंगा। और मैं यहाँ प्रस्तुत साक्ष्यों की मजबूती और उनकी व्याख्या पर सवाल उठाऊंगी। मेरा तर्क रहेगा कि जो निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं वो शायद उतने निश्चित नहीं हैं जितने उन्हें बताया जा रहा है। चलिए तो फिर सबूतों पर ही गौर करते हैं। देखिए, जो जानकारी हमारे सामने है वो काफी प्रभावशाली है। इसमें बताया गया है कि सिर्फ 3 मिनट के ध्यान से ही थीटा तरंगों में बढ़ोतरी होती है। अब ये थीटा तरंगे क्या हैं? ये थोड़ी धीमी गति की दिमागी तरंगे हैं जो अक्सर गहरे आराम या हल्की नींद के दौरान दिखती हैं, और इन्हें दिमाग की मरम्मत, रिकवरी और रिचार्ज से सीधे तौर पर जोड़ा गया है। ये सिर्फ थोड़ी देर के आराम की बात नहीं है, ये दिमाग की सेहत से जुड़ा मसला है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि ध्यान प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी पीएफसी को विकसित करता है। ये हमारे माथे के पीछे का दिमागी हिस्सा है जो तर्क करने, योजना बनाने और भावनाओं को काबू में रखने में मदद करता है। जब ये हिस्सा मजबूत होता है तो हमारे भावनात्मक दिमाग का असर कम होता है। वो दिमाग जो हमें खतरे के समय कहते हैं ना, लड़ना, भागना, डरना या एकदम सुन्न हो जाना, फाइट, फ्लाइट, फियर, फ्रीज या 4 Fs के लिए उकसाता है। पीएफसी के मजबूत होने से हम ज्यादा सहानुभूति महसूस करते हैं, चीजों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। और कुछ खास तकनीकें जैसे भ्रामरी प्राणायाम, जिसमें वो मधुमक्खी की तरह गुंजन करते हुए सांस लेते और छोड़ते हैं, उनका असर तो और भी तेज बताया गया है। कहा गया है कि ये तुरंत गामा तरंगे पैदा करती हैं और दिमाग में सामंजस्य मतलब कोहेरेंस लाती हैं, यानी दिमाग के अलग अलग हिस्से एक साथ ज्यादा तालमेल से काम करने लगते हैं। हमारे पास निकोल स्मिथ लुडविग जैसे लोगों के उदाहरण भी हैं जो एक स्टंट वुमन थीं और एक भयानक दुर्घटना के बाद ठीक होने का श्रेय ध्यान को देती हैं। या फिर डॉक्टर कलाई जो एक शताब्धानी है, यानी ऐसे व्यक्ति जिनमें एक साथ कई बातों पर ध्यान देने की असाधारण क्षमता होती है, खासकर याददाश्त के मामले में, और वो भी अपनी इस काबिलियत के लिए ध्यान और प्राणायाम को श्रेय देते हैं। यहाँ तक कि मूवर्स फ्रेमवर्क जिसका मैंने जिक्र किया, जिसमें ध्यान, ऑक्सीजनेशन, विजुअलाइजेशन, व्यायाम, पढ़ना, जप करना और लिखना शामिल है, वो भी ऐसे ही शिखर प्रदर्शन करने वाले लोगों के इंटरव्यू से निकला है। जब हम इन सब फायदों की तुलना आजकल मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल से होने वाले दिमागी नुकसान, जिसे कुछ लोग ब्रेन रॉट कह रहे हैं, से करते हैं तो ध्यान का महत्व और भी बढ़ जाता है। मेरे विचार में ये सारे बिंदु मिलकर दिखाते हैं कि ध्यान का दिमाग पर एक स्पष्ट, शक्तिशाली और वैज्ञानिक रूप से देखा जा सकने वाला सकारात्मक असर होता है। मैं ये मानती हूँ कि ध्यान से आराम मिलता है और जैसा कि जानकारी में भी बताया गया है, इससे अल्फा तरंगे बढ़ सकती हैं जो आराम की स्थिति से जुड़ी हैं। इसमें शायद किसी को शक नहीं होगा। लेकिन जहाँ मुझे आपत्ति है वो है इन अवलोकनों से सीधे बड़े बड़े नतीजे निकाल लेना। आपने थीटा तरंगों की बात की जो कहा गया कि 3 मिनट के ध्यान से बढ़ जाती हैं और उन्हें सीधे दिमाग की मरम्मत से जोड़ दिया गया, या गामा तरंगों में बढ़ोतरी को शिखर प्रदर्शन का कारण बता दिया और पीएफसी के विकास को सहानुभूति या अंतर्दृष्टि का सीधा नतीजा मान लिया। ये दावे मुझे थोड़े जल्दबाजी वाले लगते हैं। आपने निकोल स्मिथ लुडविग और डॉक्टर कलाई का उदाहरण दिया। उनकी कहानियां बेशक प्रेरणा देती हैं, लेकिन ये व्यक्तिगत अनुभव हैं जिन्हें हम उपाख्यान कहते हैं, है ना? विज्ञान में व्यक्तिगत अनुभव कहानी तो बताते हैं पर किसी चीज का पुख्ता सबूत नहीं माने जाते। एक मशहूर कहावत है कि सहसंबंध कार्य कारण संबंध नहीं होता। कोरिलेशन डजंट कॉजेशन।
यानी दो चीजें एक साथ होने का मतलब ये नहीं कि एक चीज दूसरी की वजह से हो रही है। क्या हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि उनकी रिकवरी या उनकी क्षमता सिर्फ ध्यान की वजह से थी? क्या और कोई कारक शामिल नहीं थे? दूसरी बात, क्या ईईजी मशीन से दिमाग की तरंगों में बदलाव देखना, जैसे थीटा या गामा का बढ़ना, क्या ये साबित करने के लिए काफी है कि वाकई में दिमाग की मरम्मत हो रही है या सहानुभूति जैसी जटिल चीजें स्थायी रूप से बढ़ रही हैं? क्या इसके लिए हमें ज्यादा नियंत्रित वैज्ञानिक शोध की जरूरत नहीं है, जिसमें ध्यान के असर को बाकी चीजों से अलग करके देखा जा सके? कहीं ऐसा तो नहीं कि थीटा तरंगों का बढ़ना सिर्फ गहरे आराम का संकेत हो, न कि किसी संरचनात्मक मरम्मत का? और ये जो फोन से ब्रेन रॉट और ध्यान से फायदे वाली बात है, क्या ये दुनिया को सिर्फ काले और सफेद में देखना नहीं है? असलियत शायद ज्यादा जटिल हो। मेरा मुख्य बिंदु ये है कि क्या हम इन शुरुआती दिलचस्प नतीजों को लेकर कुछ ज्यादा ही आशावादी नहीं हो रहे? क्या इन्हें पुख्ता वैज्ञानिक सच मानने से पहले और ज्यादा कठोर जांच पड़ताल की जरूरत नहीं है? आपकी बात में वजन है कि हमें सतर्क रहना चाहिए, लेकिन थीटा तरंगों और दिमाग की मरम्मत वाले बिंदु पर मैं एक अलग नजरिया रखना चाहूंगा। देखिए, जो आंकड़े हमने देखे वे बताते हैं कि 3 मिनट के ध्यान के बाद थीटा तरंगों में बढ़ोतरी होती है। ये कोई ख्याली पुलाव नहीं, ये ईईजी से मापा गया डेटा है। और ये भी स्थापित तथ्य है कि थीटा अवस्था दिमाग की प्राकृतिक मरम्मत और रिकवरी प्रक्रियाओं से जुड़ी होती है। हमारा दिमाग खुद को ठीक करने की क्षमता रखता है और ऐसा लगता है कि ध्यान से पैदा हुई थीटा अवस्था इस प्रक्रिया को आसान बनाती है या उसे बढ़ावा देती है। तो ये सिर्फ आराम करने जैसा नहीं है, ये एक खास न्यूरोलॉजिकल स्थिति को सक्रिय करना है जो रिकवरी के लिए फायदेमंद मानी जाती है। यह दिमाग के खुद को ठीक करने की बुनियादी क्षमता को एक तरह से जगाने जैसा हो सकता है। ये एक दिलचस्प तर्क है, पर मैं इसे थोड़ा अलग तरह से देखती हूँ। थीटा तरंगों का बढ़ना सिर्फ ध्यान में ही नहीं होता। जैसा मैंने पहले कहा, ये उनींदापन, हल्की नींद या गहरे आराम की दूसरी स्थितियों में भी होता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ थीटा तरंगों को बढ़ाने का मतलब अपने आप में ये हो जाता है कि दिमाग में कोई महत्वपूर्ण संरचनात्मक मरम्मत हो रही है? क्या हमारे पास इस बात का सीधा सबूत है कि ध्यान से बढ़ी हुई ये थीटा तरंगें वाकई दिमाग के ढांचे में कोई मरम्मत कर रही हैं, या ये सिर्फ गहरे आराम का एक संकेत भर है? दावा ये किया जा रहा है कि थीटा बढ़ने से मरम्मत होती है, लेकिन क्या हमारे पास ये दिखाने के लिए पर्याप्त और नियंत्रित अध्ययन है कि ये रिश्ता सीधा कारण कार्य का है, खासकर सिर्फ 3 मिनट के ध्यान के बाद? बिना ऐसे ठोस सबूत के ये दावा थोड़ा कमजोर लगता है, नहीं? ठीक है, थीटा तरंगों की व्याख्या पर हमारे मतभेद हो सकते हैं। अब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी पीएफसी के निर्माण और भावनाओं के नियंत्रण पर आते हैं। प्रस्तुत जानकारी का तर्क है कि ध्यान पीएफसी को मजबूत करता है। जैसा हमने पहले बात की, पीएफसी हमारा तार्किक दिमाग है। जब यह मजबूत होता है तो यह हमारे भावनात्मक दिमाग के आवेगों जैसे गुस्सा, डर को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर पाता है। इससे हम ज्यादा सोच समझकर फैसले लेते हैं, दूसरों की भावनाओं को बेहतर समझते हैं यानी सहानुभूति, और चीजों की तह तक जा पाते हैं जिसे अंतर्दृष्टि कहते हैं। जानकारी में यहां तक कहा गया है कि कुछ साहित्य इसे पीएफसी को विकसित करने का शायद एकमात्र तरीका भी बताते हैं जो ध्यान की विशिष्टता को दिखाता है। ये भावनाओं में बह जाने के बजाय तर्क से काम लेने का एक शक्तिशाली जरिया लगता है। एकमात्र तरीका? अच्छा, मैं इस तर्क से पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रही हूं, क्योंकि इसमें कुछ बड़ी धारणाएं छिपी हैं। पहली बात, क्या ध्यान के दौरान पीएफसी के कुछ हिस्सों में ज्यादा सक्रियता देखना वाकई ये साबित करता है कि पीएफसी स्थायी रूप से, मतलब संरचना के स्तर पर बन रहा है या मजबूत हो रहा है? कई दूसरी गतिविधियां भी तो पीएफसी को सक्रिय करती हैं, जैसे ध्यान लगाकर कोई नई चीज सीखना, कोई मुश्किल पहेली सुलझाना या कोई रणनीति बनाना। तो सवाल ये है कि ध्यान का असर इन दूसरी गतिविधियों की तुलना में कितना अनोखा या ज्यादा शक्तिशाली है? और ये जो एकमात्र तरीका होने का दावा है, ये तो बहुत बड़ा दावा है। क्या इसके लिए न्यूरोसाइंस की दुनिया में आम सहमति है? मुझे ऐसा नहीं लगता। दूसरी बात, सहानुभूति और अंतर्दृष्टि जैसे गुणों को हम नापते कैसे हैं? ये बहुत व्यक्तिपरक चीजें हैं।
और सबसे जरूरी सवाल, अगर किसी अध्ययन में ये पाया भी गया कि ध्यान करने वालों में ये गुण बढ़े हैं, तो हम ये कैसे पक्का कह सकते हैं कि ये बढ़ोतरी सिर्फ ध्यान से हुए पीएफसी बदलावों की वजह से हुई है? हो सकता है कोई और कारक भी भूमिका निभा रहा हो, है ना, जिसे शायद अध्ययन में ध्यान में ना रखा गया हो। चलिए अब गैमा तरंगों और शिखर प्रदर्शन यानी पीक परफॉर्मेंस की बात करते हैं। जो हमने पढ़ा उसके अनुसार भ्रामरी प्राणायाम जैसी तकनीकें तुरंत गामा तरंगे पैदा करती हैं। गामा तरंगे बहुत तेज दिमागी तरंगे हैं जिन्हें यहाँ उच्चतम ब्रेनवेव कहा गया है और ये तीव्र मानसिक सक्रियता से जुड़ी होती हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि जो लोग अपने क्षेत्र में शिखर पर होते हैं यानी पीक परफॉर्मर्स, उनमें गामा तरंगों की गतिविधि ज्यादा पाई जाती है। तो तर्क ये बनता है कि ध्यान, खासकर भ्रामरी जैसी तकनीकों से इस गामा अवस्था को विकसित करने में मदद कर सकता है, जिससे उच्च स्तर की उपलब्धि हासिल करना आसान हो सकता है। निकोल स्मिथ लुडविक और डॉक्टर कलाई जैसे उदाहरण शायद इसी तरफ इशारा करते हैं। क्षमा करें, लेकिन मैं इस बात को इतनी आसानी से नहीं मान सकती। सुनिए तो, गामा तरंगे वाकई उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे तीव्र ध्यान और जानकारी को तेजी से प्रोसेस करने से जुड़ी हैं। ये दिलचस्प है, मानती हूँ, लेकिन वे दूसरी मानसिक अवस्थाओं में भी देखी जाती हैं और उनका सटीक मतलब अभी भी शोध का विषय है। अब भ्रामरी करने से अगर थोड़ी देर के लिए गामा तरंगों में उछाल आता है, तो क्या हम उसे उन स्थायी न्यूरोलॉजिकल विशेषताओं के बराबर मान सकते हैं जो शायद सालों की मेहनत और प्रतिभा के बाद शिखर प्रदर्शन करने वालों में दिखती हैं? ये थोड़ा खिंचतान वाला तर्क लगता है। और ये कहना कि निकोल स्मिथ लुडविक या डॉक्टर कलाई की सफलता सिर्फ ध्यान से पैदा हुई गामा तरंगों की वजह से है, ये मुझे एक तरह का न्यूनीकरणवादी दृष्टिकोण लगता है। मतलब किसी जटिल चीज को उसके सिर्फ एक छोटे से हिस्से से समझाने की कोशिश करना। उनकी सफलता के पीछे सालों का प्रशिक्षण, उनकी अपनी लगन, शायद कुछ आनुवांशिक फायदे और न जाने कितने ही दूसरे कारक होंगे। उनकी कहानी सुनना और गामा तरंगों के बारे में जानना, इन दोनों के बीच एक सीधा कारण कार्य संबंध स्थापित करना वैज्ञानिक नजरिए से सही नहीं लगता। और गामा को उच्चतम ब्रेनवेव कहना, ये भी बहस का मुद्दा है। शायद ये अलग तरह की तरंगे हैं, किसी पदानुक्रम में सबसे ऊपर नहीं। लेकिन आप इस बात को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं कि निकोल स्मिथ लुडविक की रिकवरी और डॉक्टर कलाई की याददाश्त की कहानियां इतनी शक्तिशाली हैं? ये सिर्फ इक्का दुक्का मामले नहीं है। मूवर्स फ्रेमवर्क, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, वो भी तो ऐसे कई शिखर प्रदर्शन करने वालों के इंटरव्यू पर आधारित हैं जिन्होंने ध्यान और मिलती जुलती चीजों को अपनी कामयाबी के लिए जरूरी बताया। क्या ये सब सिर्फ संयोग हो सकता है? ये दिखाता है कि असल जिंदगी में ध्यान का असर हो रहा है, भले ही हम प्रयोगशाला में हर चीज को ठीक ठीक नाप ना पाएं। ये व्यावहारिक सबूत है। जब हम इलाज या प्रदर्शन में सुधार की बात करते हैं, तो व्यक्तिगत कहानियों या उपाख्यानों से ज्यादा मजबूत सबूतों की जरूरत होती है। हमें ये जानने के लिए नियंत्रित अध्ययन करने पड़ते हैं, जिनमें हम एक जैसे लोगों के दो समूह बनाते हैं, एक जो ध्यान करता है और दूसरा जो नहीं करता, और फिर देखते हैं कि क्या ध्यान करने वाले समूह में वाकई कोई खास सुधार आया है, जबकि बाकी सब चीजें जैसे उनकी जीवन शैली, खान पान, दूसरी गतिविधियां जहां तक हो सके एक जैसी रखी गई हों। निकोल की रिकवरी में फिजियोथेरेपी, डॉक्टरों की देखभाल, उनकी अपनी हिम्मत का कितना योगदान था? डॉ कलाई की अद्भुत क्षमता में उनकी प्राकृतिक प्रतिभा या याददाश्त बढ़ाने की दूसरी तकनीकों का कितना हाथ था? और मूवर्स फ्रेमवर्क में तो ध्यान के अलावा व्यायाम, पढ़ना, विजुअलाइजेशन जैसी कई और चीजें भी शामिल हैं, जिनके अपने फायदे हम जानते हैं। तो इस पूरे पैकेज में से सिर्फ ध्यान का कितना असर है, ये कैसे पता चलेगा? बिना ऐसे विश्लेषण के हम हमेशा इस जोखिम में रहेंगे कि हम दो चीजों को एक साथ होता देखकर ये मान लें कि एक की वजह से दूसरी हो रही है। तो संक्षेप में मेरा पक्ष ये है कि जो सबूत हमने देखे हैं, चाहे वो थीटा और गामा जैसी दिमागी तरंगों में बदलाव हों, जिन्हें मरम्मत और फोकस से जोड़ा गया है, या फिर तार्किक सोच के लिए जिम्मेदार पीएफसी का विकास हो, और साथ में उन लोगों के वास्तविक जीवन के अनुभव हों जिन्होंने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, ये सब मिलकर इस बात का मजबूत संकेत देते हैं कि ध्यान का हमारे दिमाग के काम करने के तरीके और हमारी समग्र भलाई पर गहरा और वैज्ञानिक रूप से मापने योग्य असर होता है।
भ्रामरी जैसी तकनीकें जो तुरंत गामा तरंगे और दिमागी सामंजस्य पैदा करती दिखती हैं, वे ध्यान की क्षमता का एक खास उदाहरण है। और मेरा निष्कर्ष ये है कि हाँ, ध्यान से शायद आराम मिलता है, जैसा अल्फा तरंगों से पता चलता है, और इसके कुछ और फायदे भी हो सकते हैं। लेकिन जो ज्यादा विशिष्ट और बड़े दावे किए जा रहे हैं, जैसे थीटा तरंगों से सीधे दिमाग की मरम्मत होना, ध्यान के जरिए पीएफसी का अनोखे तरीके से विकसित होना, या फिर गामा तरंगों के बल पर शिखर प्रदर्शन कर पाना, खासकर जब ये दावे मुख्य रूप से कुछ ईजी सहसंबंधों और व्यक्तिगत कहानियों पर आधारित हों, तो इन दावों को पूरी तरह से स्थापित न्यूरोसाइंटिफिक सच मानने से पहले हमें ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए और ज्यादा कठोर नियंत्रित वैज्ञानिक शोध की जरूरत है। सहसंबंध को कारण मानना एक आम गलती है, और असाधारण दावों के लिए हमें असाधारण सबूतों की दरकार होती है। ये तो साफ है कि जब हम ध्यान जैसी व्यक्तिपरक चीजों को न्यूरोसाइंस के पैमाने पर परखने की कोशिश करते हैं, तो नतीजों की व्याख्या में जटिलताएं आती हैं। एक ही डेटा को अलग अलग नजरिए से देखा जा सकता है। बिल्कुल, ऐसी तकनीकों की खोज करना जो हमारी भलाई को बढ़ा सकें, ये निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण काम है। लेकिन साथ ही हमें जो भी सबूत सामने आते हैं, उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन करते रहना चाहिए। ये जो जानकारी हमने देखी, ये निश्चित रूप से कुछ दिलचस्प अवलोकन पेश करती है जिन पर व्यक्तिगत स्तर पर गौर किया जा सकता है, और साथ ही ये आगे की वैज्ञानिक जांच के